हेलो फ्रेंड्स। माइक्रोमैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पीएससी के यूनिट 10 को कवर करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे आयोग, परिषद, अधिकरण, जितने भी आयोग हैं हम सारे आयोग को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आयोग क्या होता है और परिषद क्या होती है। परिषद के साथ हम लोग देखेंगे कौन कौन से अधिकरण हमारे यहाँ पे उपयोगी हैं। अगर हम सबसे पहले देखें कि आयोग के बारे में, अगर देखें हम लोग कि आयोग की अगर हम बात करेंगे तो आयोग हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आयोग यहाँ पे हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा कौन सा, संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग की अगर हम बात करें तो ये हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है वो क्या होती है। और दूसरा देखेंगे हम लोग कि गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक आयोग की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होंगे, एक विधिक आयोग होगा और दूसरा कार्यपालिका निकाय होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है। तो अगर इसकी बात करें हम लोग तो संवैधानिक निकाय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले संवैधानिक निकाय की कुछ विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होती है संवैधानिक निकाय। ऐसा निकाय जिसका संविधान के किसी अनुच्छेद में क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। अगर उस निकाय में हमको कोई भी बदलाव करना है तो बदलाव करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, मतलब अगर उस निकाय में हमको कोई भी बदलाव करना तो पहली चीज़ उसमें क्या होगा, संविधान संशोधन के द्वारा ही बदलाव होगा। इसका मतलब है कि पहली चीज़ तो उसका अनुच्छेद में उल्लेख होगा। दूसरी चीज़, कोई भी बदलाव करना तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो हमेशा राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। और उन्हें हटाना है तो संविधान के नियम के आधार पर ही हम उनको हटा सकते हैं। और रिपोर्ट जो है वो संसद के दोनों सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, इनके द्वारा पेश की जाती है। तो ऐसे निकाय जिनका संविधान में उल्लेख है, बदलाव के लिए संविधान संशोधन करना आवश्यक है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा उनको संविधान के नियम के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और रिपोर्ट संसद की दोनों सदन में इनके द्वारा पेश की जाती है। ठीक है। तो ऐसा निकाय कैसा क्या कहलाता है, संवैधानिक निकाय कहलाता है। ऐसा निकाय क्या कहलाएगा, संवैधानिक निकाय कहलाएगा। देखते हैं कौन कौन से निकाय संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है या फिर असंवैधानिक निकाय है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा निकाय विधिक निकाय है। तो हम सारे देख रहे हैं, तो हमने अभी क्या देखे, संवैधानिक निकाय देखे। देखते हैं कौन कौन से निकाय संवैधानिक निकाय है। तो पहला निकाय है देखो आपका वित्त आयोग। पहला आयोग है आपका कौन सा, वित्त आयोग। ठीक है। आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। अगर हम बात करें संघ संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग या फिर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी कहाँ पे उल्लेखित है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में इसका उल्लेख है। ये भी कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। अगली बात करते हैं हम लोग सीएजी। सीएजी का मतलब है यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको उल्लेख भी अनुच्छेद 148 में, इसलिए ये भी क्या होगा, संवैधानिक निकाय होगा। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसका उल्लेख 323 का में है, इसलिए ये भी क्या है, संवैधानिक निकाय है। फिर अगर हम बात करें एससी आयोग की, 338 में इसका उल्लेख है। एसटी आयोग की बात करें तो 338 का में इसका उल्लेख है। और निर्वाचन आयोग की बात करें तो 324 में इसका उल्लेख है। तो ये सारे के सारे निकाय जो है वो कैसे निकाय हैं, संवैधानिक निकाय है। तो कौन कौन से निकाय संवैधानिक निकाय, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे हम लोग तो वित्त आयोग, फिर है इसका बाद आपका संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, ये भी कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। 315 से लेकर 323 में इसका उल्लेख है। सीएजी की बात करें तो ये अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है। ये भी कैसा निकाय है आपका, संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ये भी संवैधानिक निकाय है। एससी और एसटी आयोग और निर्वाचन आयोग। और अब तो क्या बन गया, ओबीसी आयोग भी कैसा बन गया, संवैधानिक निकाय बन गया। ओबीसी आयोग को हमने दर्जा कब दिए, तो 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा हमने इसको क्या दे दिए, संवैधानिक दर्जा दे दिए। 18-19 में जो संशोधन किया गया, और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो ध्यान रखना 338 बी। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, 338 बी के द्वारा
ओबीसी आयोग को भी हमने क्या दे दिया, संवैधानिक दर्जा। तो ओबीसी आयोग भी अब कैसा आयोग हो गया, संवैधानिक आयोग हो गया है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। अब सांविधिक निकाय की बात करते हैं, सांविधिक या विधिक निकाय क्या होता है। ठीक है, चलो हम लोगों ने देखो आयोग को कितने भागों में बांटे, दो भागों में। आयोग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है संवैधानिक आयोग और एक होता है आपका गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक आयोग भी दो प्रकार का होता है आपका। इसमें दो प्रकार हम लोगों देखेंगे। एक सांविधिक या विधिक निकाय होता है और एक क्या होता है आपका, कार्यपालिका निकाय। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सांविधिक निकाय की, बात करते हैं सांविधिक निकाय में सबसे पहली चीज देखने को मिल रहा है हमको, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कि स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर जिस निकाय की स्थापना की जाएगी, मतलब जिसकी स्थापना या जिस आयोग की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा विधि बनाकर जिसकी स्थापना की जाती है वो सांविधिक या फिर विधिक निकाय कहलाता है। विशेष कार्यों को करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। मंत्रिमंडलीय मंडलीय जो नियंत्रण होता है उनके अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपात में होता है, मतलब जो मंत्रिमंडल का नियंत्रण होगा वो उनके अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुपात में ही होगा, इससे ज़्यादा हस्तक्षेप मंत्रिमंडल का नहीं होगा। देखते हैं कौन कौन से निकाय हमारे सांविधिक निकाय हैं। सांविधिक निकाय का मतलब जिनकी स्थापना है ना किसके द्वारा, संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर की गई है। तो पहला है आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा आपका महिला आयोग, चौथा आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पांचवा आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और फिर कौन कौन सा आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बाद केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी हो गया, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे जो आयोग हैं वो कैसे आयोग हैं आपके, वो है सांविधिक निकाय हैं, सांविधिक आयोग हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, तो ध्यान रखना असंवैधानिक निकायों की बात करते हैं। तो ऐसे निकाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से होते हैं, तो ऐसे निकाय या फिर कार्यपालिका निकाय की अगर हम बात करें जिनका जिनकी स्थापना केंद्रीय प्रस्ताव या आदेश के द्वारा की गई है, ऐसे निकाय क्या कहलाएंगे, असंवैधानिक निकाय कहलाएंगे। जैसे योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत का विधि आयोग। तो ये सारे के सारे निकाय क्या कहलाते हैं आपके, असंवैधानिक या फिर कार्यपालिका निकाय कहलाते हैं। तो एक बार हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या है। तो देखो आयोग क्या की अगर हम बात करेंगे तो जो यूनिट 10 है इसमें हम लोगों को आयोग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयोग की बात करते हैं। तो आयोग आपके दो प्रकार के होंगे। आयोग की अगर हम बात करेंगे तो आयोग आपके दो प्रकार के होंगे। पहला होगा आपका संवैधानिक, दूसरा होगा आपका कौन सा, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा सांविधिक, सांविधिक के बाद दूसरा कौन सा होगा, तो आपका कार्यपालिक निकाय होगा। कार्यपालिक या फिर गैर असंवैधानिक निकाय जिसको कहेंगे हम लोग। तो असंवैधानिक को दो प्रकार कहेंगे। संवैधानिक में क्या होगा कि जिन निकायों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में होगा, कोई भी बदलाव करना होगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, या फिर जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो रिपोर्ट क्या संसद में पेश करेंगे, सारे के सारे निकाय क्या कहलाएंगे आपके, संवैधानिक निकाय कहलाएंगे। सांविधिक निकाय क्या होगा कि संसद के द्वारा विधि बनाकर जिस निकाय की स्थापना की जाएगी वो क्या कहलाएगा, आपका सांविधिक निकाय कहलाएगा। और गैर संवैधानिक निकाय का मतलब है किसी विशेष कार्य को करने के लिए सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित करके जिस निकाय की स्थापना की जाएगी वो गैर संवैधानिक निकाय कहलाएगा या फिर असंवैधानिक निकाय कहलाएगा। जैसे नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, ये सारे के सारे निकाय क्या हो जाएंगे आपके, इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो पढ़ने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, भारत निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। तो ये पहला है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसका संवैधानिक प्रावधान कहाँ पे। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को क्यों हुई, तो ये पहले ही हमारा क्या हो चुका था, कुछ अनुच्छेद जो हमारे थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुके थे। ठीक है,
इसके बाद हमारे जो बचे हुए आर्टिकल है वो कब लागू हुए, हमारे 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो संविधान है वो में भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख पहले ही 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हो गई थी। आयोग कैसा, एक अखिल भारतीय संस्थान है। अखिल भारतीय का मतलब है कि यहाँ पे स्वायत्त या स्वतंत्र या अर्ध न्यायिक संस्थान है। स्वायत्त और स्वतंत्र होना बहुत जरूरी, क्योंकि देखो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चार चीज़ों का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, इसका चार चीज़ों को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। लोकतांत्रिक देश में चार चीज़ों को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। पहली चीज़ देखो क्या स्वतंत्र होना जरूरी है, तो ध्यान रखना किसी भी लोकतांत्रिक देश में चार चीज़ स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। एक तो क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो स्वतंत्र क्या होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र निर्वाचन होना चाहिए, मतलब जो निर्वाचन आयोग है ये कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो तीसरी चीज़ ध्यान रखना, स्वतंत्र सीएजी होना चाहिए। जो लेखा परीक्षण करता है सरकार का, वो सीएजी भी कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र। और जितने भी जो सरकारी पद हैं, इन सरकारी पदों में जो भी हम लोग अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। कोई भी प्रशासनिक पद में हम लोग किसी की भी नियुक्ति कर रहे हैं तो वो कैसे होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से। तो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए इन चार चीज़ों की आवश्यकता होती। तो एक हमारा कौन सा है, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये भी कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। तो ध्यान रखना जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये कैसा, स्वतंत्र निकाय है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, इसका गठन का उद्देश्य क्या था। तो गठन का इसका उद्देश्य था, पहला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रतिनिधि संस्थानों में किसको चुनना, प्रतिनिधि को चुनना। तो जितने भी आपके प्रतिनिधिक संस्थान है भारत के, उनमें स्वतंत्र रूप से किसको, प्रतिनिधि को चुनने के लिए इसका गठन किया गया है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा। आयोग की संरचना कैसी है, तो चलो देखते हैं आयोग की संरचना की बात करते हैं। तो आयोग की संरचना की बात करें तो यहाँ पे देखो वर्तमान में बहुसदस्यीय है, मतलब क्या है, 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो क्या होते हैं, अन्य आयुक्त होते हैं। लेकिन जब इसका गठन हुआ था, गठन कब हुआ था, ध्यान रखना, इसका गठन हुआ था कब, इसका गठन हुआ था 1950 से 1989 में। तब ये कैसा था, 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्य था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को, है ना, फिर ये क्यों, कितना, 3 सदस्यीय संस्थान बन गया, जिसमें से दो सदस्य, इसके अन्य जो दो सदस्य बने थे वो एस एस धनोवा और दूसरे बी एस सहगल बने थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1 जनवरी 1990 को इस 3 सदस्यीय संस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था और उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो जो एस एस धनोवा ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति चाहे तो इनके संख्या में वृद्धि या कमी कर सकता है अपने प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी संख्या में वृद्धि या कमी कर सकता है। तो इसलिए फिर पुनः क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1993 को, कब, 1 अक्टूबर 1993 को 3 सदस्यीय संस्था बना, आदेश जारी किया गया। और वर्तमान में ये कैसा है, बहुसदस्यीय संस्थान है। ठीक है, तो आयोग की ये संरचना हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अगर वर्तमान में 3 सदस्य सदस्य आयोग है, तो देखो एक तो क्या होगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, जो कैसा होगा, आईएएस रैंक का होगा। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है, सुशील चंद्रा हैं, और ये कौन से नंबर के हैं, आपके 24वें नंबर के हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इससे पहले कौन थे, तो सुनील अरोड़ा थे। उससे पहले कौन थे, तो ओपी रावत थे। अगर दो अन्य सदस्यों की बात करें तो एक तो राजीव कुमार है और दूसरे कौन है, अनूप चंद्र पांडे। तो अनूप चंद्र पांडे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 सदस्यीय संस्थान है, कौन सा, आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो कौन कौन से अनुच्छेद है, तो हम लोगों ने देखे कि 324 से लेकर 329 तक किसका उल्लेख है, भारतीय संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो पहला अनुच्छेद देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 324। 324 में क्या कहा गया है, तो स्वतंत्र निष्पक्ष एवं संवैधानिक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो 324 में किसका प्रावधान किया गया है, 324 में किया गया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संवैधानिक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। 325 में किसका, तो किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म और मूल वंश, लिंग के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, किससे, वोट डालने से। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद 325 के तहत किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, मूल वंश और लिंग के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। 326 क्या कहता है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि हमारे भारत में जो वयस्क मताधिकार की उम्र है, पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, 21
61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में राजीव गांधी की सरकार में, और इसको अब वर्तमान में कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो जो व्यक्ति जैसे ही 18 वर्ष का होगा उसको मत डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे वयस्क मताधिकार कहेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो इससे पहले क्या हुआ था, देखो एक केस आया था 1984 में, जिसको हम लोग कहते हैं पी नल्लापंथी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो मताधिकार है इसको मूल अधिकार न मानकर इसको संवैधानिक अधिकार कहा गया था। तो वर्तमान में जो हमारा वोट देने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 327 क्या कहता है, 327 कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए और राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन संबंधी जो कानून बना सकती, सॉरी, राज्य विधानमंडल निर्वाचन संबंधी कानून बना सकती है। तो देखो राज्य निर्वाचन, जो राज्य विधानमंडल है वो तो राज्यों के लिए, और संसद का प्रत्येक सदन देखो राज्य के लिए भी बना सकता है संसद, और किसके लिए, केंद्र के लिए भी कानून बना सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 328 में क्या है। तो 328 में ध्यान रखना, 328 में है राज्य विधानमंडल राज्यों से संबंधित निर्वाचन संबंधी नियम बनाएगी, लेकिन संसद के विधि के विरोध नहीं होना चाहिए। संसद के विधि के विरोध नहीं होना चाहिए। जब राज्य विधानमंडल अगर कोई कानून बना रही है तो वो संसद ने अगर पहले ही वो कानून बना चुकी है तो वो भैया उसके विरोध बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, आर्टिकल 329 की बात करते हैं। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद आपका 329 में कहा गया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, हम लोग नियुक्ति की बात करते हैं। अगर नियुक्ति की बात करें तो जो भारतीय संविधान के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो भैया राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो अभी क्या कहा गया है कि देखो ये कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र और निकाय का प्रावधान है ना। अभी हम लोगों ने देखे कि भाई जो अनुच्छेद 324 है ये कहता है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग ये कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अब मंत्रिपरिषद किसका, सरकार का है। सरकार, मंत्रिपरिषद का मतलब क्या है, सरकार। अब सरकार के द्वारा अगर नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति की सलाह पर, तो यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा जब नियुक्ति की जाएगी किसकी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और मंत्रिपरिषद में कौन है, सरकार। तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये सरकार को सपोर्ट करेगा। इसलिए इसकी कलोजी इसके लिए मांग उठी है कि भाई इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होना चाहिए, कलोजियम के द्वारा इसका गठन किया जाना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री होना चाहिए, राज्यसभा का सभापति होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, और लोकसभा में विपक्ष का नेता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये स्वतंत्र रूप से क्या होगा, कोई किसी व्यक्ति को यहाँ पे चुना जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। जो निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्तों की जो सेवा शर्तें हैं और इनका कार्यकाल का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों व कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, इनकी पदमुक्ति, इनको कैसे हटाया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पिछले बार। ठीक है, तो ध्यान रखना, पदमुक्ति जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पदमुक्ति के समान है। देखो चार जो होते हैं, ये चार जो हमारे क्या है पद हैं, इनकी जो पदमुक्ति होती है वो एक ही समान होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, ये मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं हम लोग। और जो इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, सीएजी हो गया, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन चारों के लिए पद में जो हटाने का प्रक्रिया वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। अब देखो हटाएंगे तो हटाने का कारण क्या है, तो पहली चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसको क्यों हटाएंगे हम लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो हटाने का कारण है, पहली चीज़ तो सिद्ध कदाचार के कारण या फिर अक्षमता। देखो दो चीज़ों के कारण हम लोग, इसका कारण क्या है, तो सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर इसको हटाएंगे हम लोग। लेकिन हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि संसद विधि बनाकर एक प्रस्ताव पारित करेगी। ठीक है, जो प्रस्ताव पारित करने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, संसद की। फिर लोकसभा में इसको 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, और राज्यसभा में जो प्रस्ताव आएगा उसमें 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए हमको। संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति से हमको अनुमति लेनी पड़ेगी, और फिर हम लोग एक जांच समिति बैठाएंगे। ठीक है, इस जांच समिति में कौन कौन होगा, तो देखो जांच समिति में पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, और हाई कोर्ट का क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। मतलब किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है, ये एक कोई भी मुख्य न्यायाधीश होगा जो हाई कोर्ट का हो। ठीक है, और पारंगत एक विधि वेत्ता होगा जो कानून का जानकार हो।
संसद की जब दोनों सदनों से ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तो इस आधार पर हम लोग किसको हटा देंगे? तो इसके आधार पर हम लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, या फिर जो 4 पद हैं इन 4 पदों में से हम लोग चारों पदों को एक ही प्रकार से हटाते हैं। सीएजी हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, या फिर हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए। इनको चारों को हम लोग एक ही प्रकार से हटाते हैं। चलो, इसके कार्य क्या क्या है तो देखो। इसका प्रमुख कार्य होता है प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य, विधिक कार्य और अर्ध न्यायिक कार्य होते हैं। तो इसके मुख्य कार्य है, जो कार्य कितने 4 प्रकार के कार्य करता है। प्रशासनिक कार्य का मतलब जो भी उसका नियम कानून जो भी निर्णय है, तो वो कौन प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आए। सलाहकारी मतलब जब ये सलाह देगा। और कुछ विधिक कार्य करेगा, तो हम लोग सारे कार्य देखते हैं। और अर्ध न्यायिक का मतलब कुछ मामलों में खुद निर्णय लेगा। तो देखते हैं इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करें, तो इसका पहला कार्य है, ध्यान रखना, विधिक कार्य में पहला कार्य क्या? तो पहला कार्य देखो, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना मतलब जांच करना। ठीक है, कि इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती, कितने लोगों का क्या है। तो इन सारे क्षेत्रों का जो है वो परिसीमन करना। परिसीमन का मतलब यहाँ पे जांच करना। एक परिसीमन आयोग भी बनाया गया था। परिसीमन आयोग जो बनते हैं वो प्रत्येक 10 वर्षों में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ परिसीमन करना, तो पहला कार्य क्या हो गया? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। फिर अगला है निर्वाचक नामावली तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता देना। ठीक है, सांसदों और विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन इसके कुछ विधिक कार्य हैं, देखते हैं कौन कौन से विधिक कार्य हैं इसके। तो पहला विधिक कार्य है इसका व्यय सीमा का निर्धारण करना। जैसे अभी हमारे यहाँ पे है ना, विधानसभा में कितना 16 लाख। ठीक है, विधानसभा में कितना 16 की 26 लाख। और लोकसभा में कितना आपका 40 लाख का। ठीक है, तो ये इतने ये खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्लेख कहाँ पे हमारा? तो इसका व्यय सीमा का, सॉरी, ये व्यय सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो ये व्यय सीमा का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है? आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। ठीक है, अगला चुनाव सुधार उपाय करना, मतदाताओं को प्रशिक्षण देना, आचार संहिता लागू करना। ये सारे के सारे काम किसके हैं? आपके भारतीय निर्वाचन आयोग के हैं। ठीक है, चलो, अनुच्छेद 324(1) में शक्तियों का उल्लेख है और शपथ का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। चलो, अगला देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग में आगे क्या है। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किन किन का चुनाव कराया जाता है। तो देखते हैं किस किस का चुनाव कराया जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ध्यान रखना, एक तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो ध्यान रखना, इन सब का चुनाव जो कराया जाता है, ठीक है, वो किसके द्वारा कराया जाता है? ध्यान रखना, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। किस किस का एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग, दलीय व्यवस्था की बात करते हैं। ये दलीय व्यवस्था क्या होता है? तो दलीय व्यवस्था का मतलब है कि जहाँ एक दल होगा उसको एकल दल प्रणाली कहेंगे। जैसे चीन है, यहाँ पे साम्यवादी या फिर जनवादी सरकार है, एक ही पार्टी यहाँ पे। द्विदलीय व्यवस्था की बात करें तो जैसे अमेरिका हो गया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, मतलब यहाँ 2 पार्टियाँ हैं। और भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली? तो ध्यान रखना, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। तो भारत में कैसी हो जाएगी? बहुदलीय प्रणाली। राजनीतिक दलों की बात करते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं है राजनीतिक दलों का, लेकिन हमारे यहाँ जो भारतीय निर्वाचन आयोग का एक अधिनियम है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 19A। ठीक है, कौन सी धारा? 19A। भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 19A में किसका? राजनीतिक दलों का उल्लेख है। ठीक है, इनको संविधान में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। ये जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951 की धारा 19A, इसमें इसका उल्लेख है राजनीतिक दल। तो कोई भी दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कब बनेगा, राज्य स्तरीय दल कब बनेगा, और पंजीकृत दल कब बनेगा? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए उसको लोकसभा या विधानसभा में 6% मत चाहिए। लोकसभा सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 2%। या फिर यह 3 राज्यों में होनी चाहिए। अगर राज्य स्तरीय दल अगर उसको बनना, तो क्या होना चाहिए? लोकसभा विधानसभा में 6% मत चाहिए, विधानसभा में 3 स्थान चाहिए, या फिर उसने लोकसभा विधानसभा में 8% मत प्राप्त किया हो, या फिर लोकसभा में 6% या 1 सीट
या फिर 3% वोट प्राप्त किया हो। पंजीकृत दल का मतलब सिर्फ ये अध्यक्ष के द्वारा इसको पंजीकृत किया जाता है। ठीक है। वर्तमान में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो ध्यान रखना वो है आपके 8। ठीक है। कौन कौन से दल है तो देखते हैं हम लोग। एक तो है आपका कौन सा, बीजेपी, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। पहले इसकी जनसंघ के नाम से, ठीक है, 1951 में किसने स्थापना की थी, ध्यान रखना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल है। और इसका नाम भारतीय जनता पार्टी कब पड़ा, तो 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको भारतीय जनता पार्टी के नाम दिया। सबसे बड़ा राजनीतिक दल है अभी वर्तमान में। अध्यक्ष कौन है, जगत प्रसाद, इसके नड्डा क्या हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अभी वर्तमान में 545 में से 303 सीट किसके पास है, बीजेपी के पास है। और राज्यसभा में 245 में से 93 सीट है इसके पास। ठीक है। अगला राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो स्थापना 28 सितंबर 1985 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में की गई। यो हुम जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। लोकसभा में वर्तमान 52 सीटें हैं। राज्यसभा में इसके पास कितनी है, तो 37 सीटें हैं किसके पास, तो वर्तमान में कांग्रेस के पास। अध्यक्ष कौन थे पहले, तो बेमोस चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। चलो कुछ अन्य पार्टियों की बात करते हैं हम लोग। तो अन्य पार्टियों में भारतीय कम्युनिस्ट दल, जिसका हंसी और बाली क्या हो जाएगा, जिसको हम सीपीआईएम कहते हैं, मार्क्सवादी, तो भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी दल, हंसी और बाली इसका चुनाव चिन्ह हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी, असम को छोड़कर। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीपीआई कहते हैं, हंसिया, हथौड़ा और तारा इसका क्या है, चुनाव चिन्ह हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जोड़ा फूल, ठीक है। और नेशनल पीपल्स पार्टी जो अभी नवीन बनी है 2017 में, स्थापना पीएन संगमा ने की है और इसका चुनाव चिन्ह है किताब। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल देखें हम लोग, तो कार्यकाल कितना है, कार्यकाल है आपका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है आपका, ध्यान रखना, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष। अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। वेतन और भत्ते किसके बराबर मिलेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। कटौती राष्ट्रीय वित्तीय आपात के समय की जाती है। वेतन जो दिया जाता है वो संसद निधि से दिया जाता है। ठीक है। इसी के साथ वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग आगे की चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ईवीएम के बारे में देखेंगे। ठीक है। हम लोग वीवीपैट के बारे में देखेंगे। आचार संहिता क्या होता है, आचार संहिता के बारे में देखेंगे। आचार संहिता के बाद हम लोग जो भी आगे की चीज़ें हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे हम लोग समितियाँ गठित की गई, जैसे कि हमारे यहाँ पे दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तारकुंडे समिति है, बोरा समिति है, इंद्रजीत समिति, इन सारी समितियों के बारे में देखेंगे हम लोग। और जो भी पिछले बार के जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।